हेलो बच्चों, दिस इज डे 3 ऑफ अवर लास्ट 10 डे मैराथन और आज हम पढ़ेंगे वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में। देखो, वर्क का मतलब सबको पता है। वर्क मतलब क्या होता है? काम। बट फिजिक्स में वर्क कैसे डिफाइन करते हैं यार, कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए, किसका? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट डिस्प्लेस होकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, हम बोलेंगे वर्क इज डन। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है मास एम का, इसमें मैंने फोर्स लगाया कुछ एफ और ये अब मेरे पास यहाँ मूव हो गया है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी में क्या हो गया, ये डिस्प्लेस हो गया। तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई मैंने वर्क करा है। बट यार मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है कि जब भी वर्क डन होता है फिजिक्स में, तो क्या जरूरी है कि हमारी बॉडी डिस्प्लेस कर जाए? है, मुझे ये बताओ कि क्या जरूरी है बॉडी डिस्प्लेस हो जाए जब भी वर्क हो रहा हो? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी कि पूरी बॉडी डिस्प्लेस हो जाए वर्क करने में। देखो, जैसे कि हम या तुम कभी जिम में गए होंगे, एक बॉल होती है, क्या बोलते हैं, योगा भी करते हैं उसमें, जुम्बा उम्बा करते हैं, एक मूल गोल बॉल होती है बड़ी सी। वो मैंने ऐसे अपने दीवार के सहारे ना अटका दी, ऐसे यहाँ पे लटका दी, मैं उसे दबाए जा रहा हूँ दबाए जा रहा हूँ। बॉल तो कहीं नहीं जा रही ना, दीवार के सहारे से वो रुकी हुई है। बॉल मेरी क्या है? स्टेशनरी। ये क्या है? मेरी स्टेशनरी। बॉल कहीं मेरी मूव नहीं कर रही, बट क्या हो रहा है, मैं उसे पुश कर रहा हूँ फिर पीछे कर रहा हूँ। देखो, यहां से मैंने पुश करा, बॉडी थोड़ी सी ऐसे डिफॉर्म हो गई, फिर वो अपने आप बाहर आ गई, फिर मैं पुश कर रहा हूँ, फिर वो बाहर आ गई। इस केस में क्या हो रहा है? बॉडी मूव नहीं कर रही है बट वर्क इज स्टिल डन। क्यों वर्क हुआ है? क्योंकि यार वर्क में मैंने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स मैं इस पॉइंट पे लगा रहा हूँ, पॉइंट ए पे, और ये कंप्रेस होके पॉइंट बी पे पहुंच जा रहा है। सो इसीलिए यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। ऐसे ही एग्जांपल एक और है कि कभी तुम मेले में गए होंगे, वहां पे झूले लगे रहते हैं। तो आजकल तो बहुत मोटर वाले झूले होते हैं, बट कुछ झूले होते हैं छोटे वाले, जो एक इंसान होता है, अंकल या कोई भी होता है, वो हाथ से घुमाता है। यार झूला तो अपनी जगह से नहीं जा रहा ना, कहीं वहीं पे स्टेशनरी है। बट क्या हो रहा है, जिस पॉइंट पे वो फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट मूव कर रहा है। जैसे कि वाला झूला होता है, ऐसे गोल सा चक्री होती है, यहाँ पे हम बैठते हैं, है ना। बड़ी वाली जो होती है वो तो मोटर से चलती है, लेकिन एक छोटी वाली होती है जिसमें छोटे बच्चे घूमते हैं। एक भैया या अंकल यहाँ पे रहते हैं और वो यहाँ पे फोर्स लगाते हैं ऐसे नीचे की तरफ, और ये मेरी क्या होती है, टर्न करती रहती है, रोटेट करती रहती है। तो इस केस में भी ये जो है ये मूव नहीं कर रही, ये स्टेशनरी है। बट क्या हो रहा है, जिस पॉइंट पे मैं फोर्स लगा, जिस पॉइंट पे भैया फोर्स लगाया ना, ऐसे करके घुमाया उन्होंने, तो ये पॉइंट मूव हो गई, कुछ यहाँ पे आ गया। तो हाँ, इस केस में वर्क डन हो रहा है। और यही बहुत ही मिसकंसेप्शन होता है लोगों के दिमाग में कि वर्क डन तभी होगा जब हमारी बॉडी मूव कर जाए। ये एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। वर्क डन हमारा हर बार होगा जब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो जाए। मतलब जिस पॉइंट पे मैं लगा रहा हूँ फोर्स, या जिस पॉइंट में मैंने फोर्स लगाया, धक्का मारा, कुछ भी करा, वो पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, बॉडी से मेरे को कोई मतलब नहीं है। बॉडी डिस्प्लेस हो गई तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो, ये तो हो गया कि वर्क होता क्या है। अब वर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, न्यूमेरिकली वर्क डन किसके बराबर होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग फोर्स। यानी कि अगर हमें किसी बॉडी का वर्क डन निकालना होगा या किसी फोर्स का वर्क डन निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? फोर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि मेरा फोर्स, जैसे इस केस में मैंने मास एम है, यहाँ पे मैंने ब्लॉक पे फोर्स लगाया एफ, और मेरी बॉडी यहाँ मूव हो गई एम। तो मैं को क्या करना है इस केस में? अगर इसका वर्क डन निकालना है तो मुझे फोर्स की मल्टीप्लाई करनी है किससे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस केस में मेरी बॉडी यही मूव कर रही है, तो ये डी मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और यार हम अभी क्लास 10th में रिजिड बॉडी के बारे में बात करते हैं। रिजिड बॉडी वो होती है जो डिफॉर्म नहीं होती। जैसे हमारी बॉल थी ना, हम उसको फोर्स लगा रहे थे, वो डिफॉर्म हो रही थी, वो रिजिड बॉडी नहीं, वो इलास्टिक बॉडी है। तो हम अपनी क्लास 10th में रिजिड बॉडी के बारे में ही पढ़ेंगे सब। तो जितनी बार भी हम फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना तुम। तो मैंने इस फॉर्मूले के हिसाब से वर्क डन क्या कैलकुलेट करा? मैंने वर्क डन बोला क्या? फोर्स, फोर्स की मल्टीप्लाई क्या किससे करनी है? डिस्प्लेसमेंट किसके? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, या तुम अभी बॉडी भी बोल सकते हो, बट कॉन्सेप्चुअली क्या याद रखना कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, डेफिनेशन में ये डालना, ठीक है। सो हमने क्या करना है? फोर्स से मल्टीप्लाई करनी है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए? फोर्स की डायरेक्शन में। इधर फोर्स किधर लग रहा है? इधर, है ना। बॉडी मेरी ए से बी गई, फोर्स मेरा इधर लग रहा है। इस केस में बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर ही हुआ, तो मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा इस केस में? डी से ही। बट यार ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा, एफ मल्टीप्लाई बाई डी, क्योंकि हमेशा मेरा फोर्स सिर्फ इसी डायरेक्शन में लगेगा, कहीं और भी लग सकता है। उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला आएगा या एक जनरलाइज फॉर्मूला आएगा जो हर जगह लग जाएगा। उसे उससे पढ़ने से पहले तुम्हें थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए वही करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, वर्क डन की यूनिट क्या होगी यार, मुझे ये बता दो। और वर्क डन की जो तुम यूनिट निकालोगे, कैसे कंफ्यूजन वगैरह नहीं होगी तुम्हें, है ना।
अभी वो मुझे पता है कि सबको पता है वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है, बट पहले इस फॉर्मूले वाइज चलता है, ठीक है। वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। यार इसकी यूनिट जो हम फॉर्मूले से निकाल रहे हैं दैट इज सिमिलर टू द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, है ना। अब इसकी यूनिट जूल रखी गई है सिर्फ इसलिए ताकि मोमेंट ऑफ फोर्स से इसको हम क्या ना कर ले, कंफ्यूज ना कर ले, ठीक है। तो जो वर्क डन की यूनिट आई है जूल, वो इसीलिए ली है क्योंकि न्यूटन मीटर हमने पहले ही यूटिलाइज कर ली थी, किसके लिए, टॉर्क के लिए। तो यार ये सिंपल था हमें कि हम सिंपल केसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, क्या उसकी यूनिट होती है। अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें वो जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए फिर हमें फॉर्मूले पे एप्लीकेशन जाना चाहिए। अगर मैं तुम्हें पहले ही फॉर्मूले बता दूंगा तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो तुम गलती कर दोगे। अभी हमारे पास क्या, मैंने तुमसे कितना टाइम मांगा था, 1-1.5 घंटा मांगा था एक चैप्टर में, 1 घंटे से पहले तुम्हारे कॉन्सेप्ट वाइज ही सारी डेरिवेशन वगैरह करा के खत्म करवा दूंगा। पीवाईक्यू उसके लिए भी टाइम मिल जाएगा, या मैं ही पीवाईक्यू करवा दूंगा आज, ठीक है। तो चलो इसे नोट करो और हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ और मेरी बॉडी डिस्प्लेस होकर कोई ऊपर चली गई, क्योंकि एक सेमी सर्कल है ना। अगर सेमी सर्कल जैसा ना बनाओ तो यार माफ करना भाई, इंसान हूँ, हाथ से बनाया है, ठीक है। तो ये एक सेमी सर्कल है हमारा, यहाँ पे मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, मेरी बॉडी डिस्प्लेस होकर यहाँ ऊपर जा रही है, क्यों, क्योंकि मैं अगर इधर भी फोर्स लगाऊंगा तो एक कर्व है, मेरी बॉडी एक कर्व तोड़ के तो बाहर निकलेगी नहीं, है ना, तो कर्व के साथ ही ऊपर मूव करेगी। अब मुझे तुम बताओ कि मेरा वर्क डन कितना है। देखो वर्क डन मुझे पता है कितना होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग फोर्स, और इसी को तुम वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट में तुम बोल सकते हो। इसको हम कैसे भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सेम ही चीज है यार, है ना। हमें क्या निकालना है, बस हमें सिर्फ ये चाहिए कि जो मेरा फोर्स है, ये मेरा फोर्स है और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, वो पैरेलल हो। अब मैं चाहे ये बोलूं कि फोर्स की मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, या मैं बोल दूं डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई कर दो फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, बात तो एक ही है। तो हमें जो आसान पड़ेगा हम वो चीज यूज करेंगे, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरी बॉडी का ऊपर हो गया, तो यहाँ मेरे को लग रहा है कि मैं डिस्प्लेसमेंट इजिली निकाल पाऊंगा, फोर्स में इस लाइन की तरफ नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि बॉडी तो मेरी ये ऐसे डिस्प्लेस हुई है ना, है ना, डिस्प्लेसमेंट तो है बॉडी का। अब मैं फोर्स को यहाँ निकालूं, उससे अच्छा क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट निकाल दो फोर्स की तरफ। तो देखो फोर्स मेरा किधर है, एक्स एक्सिस में, ऐसे देखो, ये मेरी वाई एक्सिस है, इसको बनाऊं, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, हौच पौच हो गया, इसे नीचे को मिटा देता हूं, ठीक है। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, दो मेरी एक्सिस है। फोर्स मेरा लग रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। अब मेरी बॉडी डिस्प्लेस किस में हुई है, एक्स एक्सिस में भी हुई है, वाई में भी हुई है। फोर्स मेरा किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस में, तो मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अभी मेरा जो फोर्स था या मेरा जो ब्लॉक था वो किस में था, वो था ओरिजिन में। ओरिजिन से ये कहां पहुंच गया, ओरिजिन से क्या पहुंच गया यहाँ पे, ये कितना है, रेडियस आर, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका आर हो गया। कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखो या जैसे भी तुम मानो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। कि ये यहाँ पे था, बिल्कुल सेंटर पे था, सेंटर से इधर शिफ्ट हो गया, कितना हुआ, आर हुआ शिफ्ट, एक्स में ही हुआ, वाई में भी वैसे सेंटर के लॉन्ग ही हुआ, देखो वाई में भी सेंटर के लॉन्ग हुआ, सीधे ऊपर उतना ही तो डिस्टेंस है, यहाँ से कैलकुलेट करो, ये डिस्टेंस भी रेडियस के लॉन्ग है, ठीक है, रेडियस के बराबर है। तो यहाँ क्या हो रहा है, मेरा इस इधर की साइड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, फोर्स का ब्लॉक जो था वो यहाँ से कहाँ गया, यहाँ चले गया, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स कितना हो गया, रेडियस के बराबर, रेडियस कितना है 1 मीटर, तो डी की वैल्यू तो 1 मीटर आ गई, ठीक है, डी की वैल्यू क्या है 1 मीटर। फोर्स क्या लगा है 10 न्यूटन, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 10 × 1 बराबर 10 जूल, ठीक है। तो ऐसे हम वर्क डन इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर तुम्हें ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये चीज समझ में ना आई होगी तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये सारी चीजें तुम्हारे ऐसे इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे कि तुम ग्राफ की एनालिसिस की जरूरत पड़े, ये सारे बात की बात है, ठीक है, जब तुम 11th में आओगे वहां तक पढ़ोगे। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब इसको एक स्टेप अप करते हैं। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में मेरा फोर्स ऊपर लग रहा है और बॉडी मेरी आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। अब तुम ये मत बोलना क्या यार कि ये ऊपर वाला फोर्स इसको ऐसे कैसे डिस्प्लेस करवा दे रहा है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तुमने मेरे से ही पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की तरफ और बॉडी मूव करते हैं किसमें, सर्कुलर पाथ में, किसमें मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में। तो बस वही हो रहा है, मैंने इतना एक क्वार्टर लिया है सर्कल का, ठीक है। तो मेरी बॉडी क्या हुई, यहाँ से यहाँ क्या हो गई, चले गई। अब मुझे निकालना है वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, या पैरेलल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, है ना। जो चीज एक के अलोंग है मतलब वो उसके क्या है, पैरेलल है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस दैट इज पैरेलल, वो निकाल सकते हैं। फोर्स मेरा ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ऊपर, पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि ये एक्स में भी कितनी चलेगी, रेडियस के बराबर, और वाई में भी रेडियस के बराबर। तो ये ऊपर कितना गई, इतना गई ना यहाँ से, इसको अगर मैं सीधा आगे खींच दूं तो ये इतना है, ठीक है। ये क्या बन गया मेरा स्क्वायर, ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस सब कुछ तो क्या है,
रेडियस ही है ना। तो यहाँ भी फोर्स की वैल्यू क्या थी 10 थी और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1, तो ये भी क्या हो गया 10 जूल मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब एक और ऐसा ही करते हैं यार, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, अभी जो हमने कल पढ़ा था, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वहां से आती है थ्योरी, तो वहां मैंने थ्योरी पूरी कराई थी। इससे आते हैं न्यूमेरिकल, तो मैं ज्यादा फोकस किस पे करूंगा, न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल स्ट्रांग हो जाए, थ्योरी के अगर एक दो सवाल आप ही वो तो हम कर लेंगे ना, अगर हमें न्यूमेरिकल आता है तो थ्योरी करने में दिक्कत है। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें थोड़ी अपनी ना मैथ्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ी थिंकिंग देखनी पड़ेगी। देखो इसमें क्या हो रहा है, मास मेरा वहीं डिस्प्लेस्ड हो रहा है, बट मेरा फोर्स ना एक्स एक्सिस में ना वाई एक्सिस में, कहीं बीच में है। और बीच में भी किस तरफ है, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर ही है और मेरा फोर्स भी इधर है, तो इस केस में तो वर्क डन एफ इंटू डी हो जाएगा। बट यहाँ मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी कि यार डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं। देखो ये है मेरा 1 मीटर, मैं अगर यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा। और ये कितना है मेरा 90 डिग्री, क्योंकि ये भी सेंटर है ये भी सेंटर है, रेडियस रेडियस है ना। तो यहाँ पे मेरा एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में मैं वो लगा सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। ये मेरा 1 मीटर, ये मेरा 1 मीटर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √2 आएगी वैसे तो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। बेस कितना है 1 मीटर और परपेंडिकुलर 1 मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर प्लस 1 मीटर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 और अंडर रूट में 2, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई √2। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या है 10 न्यूटन है, 10 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट दिस टाइम, दिस टाइम डिस्प्लेसमेंट इज √2, दैट इज इक्वल टू अवर नेट डिस्प्लेसमेंट। इस बार हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही हमने क्या लगा रखा है, फोर्स लगा रखा है। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा 10 √2 जूल, है ना। सिंपल सिंपल है। तो चलो बहुत हुआ, अब इस टाइप के क्वेश्चंस करना। अब हम और देख लेते हैं कि हम वर्क और किन किन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें है ना। क्योंकि अभी तो हम सीधे डिस्प्लेसमेंट निकाल ले रहे थे फोर्स के अलोंग, या फोर्स निकाल रहे थे डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। बट अगर कभी हम वो चीज ना कर पाए, वैसे तो तुम हर जगह वो कर लोगे, बट देयर शुड बी अ सिंपल मेथड ना, जिससे तुम यूज करके अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर करो, है ना। तो आ जाओ वो वाला फॉर्मूला देखते हैं जो तुम बोर्ड एग्जाम में यूज करोगे। दिस वाज ओनली टू मेक योर कंसेप्ट स्ट्रांग, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि फॉर्मूला आया कहाँ से, लगाना कैसे, ये सब चीजें। तो चलो आगे बढ़ते हैं, उस वाले फॉर्मूले को देखते हैं वर्क डन के। तो देखो ये है वो मैजिकल फॉर्मूला जो लग जाएगा हर जगह, बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मास m का मेरा ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, ये डिस्प्लेस होगी कुछ, यहाँ पे आ गया m, है ना। यहाँ से यहाँ क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो ये है d की वैल्यू। अब इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ किसी एक एंगल पे। ठीक है, ये मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, एंड दैट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। तो यहाँ पे जब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो वर्क डन विल बी एफ एस कॉस थीटा। अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं है जानने में कि फॉर्मूला कहाँ से आया, 2 मिनट आगे, वरना देखो यार थोड़ा समझना चाहिए। देखो फोर्स एक वेक्टर होता है, ठीक है, और अभी हम 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कहाँ पे लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है किसी, यहाँ पे एक्स में भी मूव करा, वाई में भी मूव करा, किसमें 2 डायमेंशन में मूव करा, दैट इज एक्स एंड वाई। तो इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, एक फोर्स का कंपोनेंट होगा यहाँ पे अलोंग एक्स, जिसे हम एफ पैरेलल बोलते हैं, दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वाई एक्सिस में, उसे क्या बोलेंगे हम, एफ परपेंडिकुलर। अब मैं एफ पैरेलल और एफ परपेंडिकुलर और एफ को मिला के एक ट्राइंगल बनाऊंगा, उसे देखो, ये है हमारा एफ, ये था हमारा एफ परपेंडिकुलर, और ये था हमारा क्या, एफ पैरेलल, और दिस इज अवर एंगल व्हाट, थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ, क्योंकि एंगल कितना है, थीटा ही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर मैं cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूं, cos थीटा विल बी व्हाट, cos थीटा क्या होता है, साइन क्या होता है, p बाय h, ठीक है, cos क्या होता है, b बाय h। तो b क्या है यहाँ पे, f पैरेलल अपॉन व्हाट, अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज f। यहाँ से f पैरेलल की वैल्यू क्या आ गई, f cos थीटा, और ये f पैरेलल है क्या, एफ पैरेलल यही तो है कि फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर ना फोर्स के कंपोनेंट निकालने, हम डिस्प्लेसमेंट का भी निकाल सकते हैं, वो भी ऐसे ही निकलेगा, ठीक है, बट तुम इस पे फोर्स पे ध्यान दो। तो फोर्स पैरेलल क्या हुआ, क्या निकला, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, एफ पैरेलल वही है, और एफ पैरेलल की वैल्यू क्या है, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो एफ एस कॉस थीटा है ना, या एस एफ कॉस थीटा, कुछ भी बोल दो, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इनटू व्हाट, फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, अलोंग डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इस f cos थीटा को साथ में ले लूं, ठीक है, और अगर मैं s cos थीटा को साथ में ले लूं, तो क्या आएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, यहीं से क्या आया है,
फॉर्मूला, मतलब मेन जो रूट है इस फॉर्मूले की भी वो वही है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, है ना, या डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। वहीं से हमने कैलकुलेट करके निकाल दे ताकि तुम्हें आसानी हो, है ना, मैथमेटिशियन करते हैं ऐसी चीजें, तुम्हारे लिए आसान बनाते हैं सब चीजें। अब देखो यहाँ से मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल और है कि यार हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यूज कर रहे हैं वर्क कैलकुलेट करने में, ठीक है, और वर्क है हमारी क्या, स्केलर क्वांटिटी, वर्क है हमारी स्केलर क्वांटिटी। बट अभी तक हमने इतनी बार भी देखा है, जितनी बार देखा है हमने, न्यूटन मीटर के बारे में सुना या टॉर्क के बारे में सुना, किससे बनता था वो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब वही था ना, क्या बोलता है, टॉर्क की वैल्यू क्या थी, अगर मेरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ डी है तो मेरा फोर्स आ रहा था F मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है, और यहाँ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरा जो मेरा टॉर्क था वो भी वेक्टर था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों चीजें वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, बट उन दोनों को हम ऐसे तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि रिजल्ट स्केलर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है यार क्योंकि वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक होता है उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ जो ये हम वर्क डन निकालते हैं, ये वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ हम क्या यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, और जो एफ एस कॉस थीटा है ये डॉट प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, तो मैं आगे के लिए काम आएगा। और जो वर्क डन है वो हमारा डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है, इसीलिए क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो अ स्केलर प्रोडक्ट। तो आई होप तुम्हें इतना समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है। अब देखते हैं वर्क डिपेंड किन किन चीजों में कर रहा है। कभी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए कि वर्क किस चीज पे डिपेंड करता है, तुम बताओ, ठीक है। वर्क होता है हमारा एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ पे भी कर रहा है, एस पे भी कर रहा है एंड कॉस थीटा पे भी कर रहा है, ठीक है। अब ये एफ क्या है, एस क्या है, कॉस थीटा क्या है, ये तुम्हें पता है, ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूं, ठीक है। एफ क्या है हमारा फोर्स, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लिखना मत भूलना। आई नो रिजिड बॉडी का हम इस्तेमाल करते हैं बट डेफिनेशन में जो है सो है, ठीक है। तो एस क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहाँ अलोंग फोर्स नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे जनरलाइज फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा है, वो अपने आप ही हमें उसका क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स या फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट हमें वो दे ही देगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग द फोर्स नहीं देना, ठीक है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स। और कॉस थीटा में भी सिर्फ ये थीटा पे डिपेंड करता है क्योंकि कॉस के अंदर तो क्या है, कॉस तो सिर्फ एक फंक्शन है, अंदर की वैल्यू तो थीटा है ना, वैल्यू पे तो डिपेंड करेगी कोई भी चीज। तो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है हमारा कॉस थीटा। अब यार हमें ये चीज तो पता है, या तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, कॉस थीटा का जो फंक्शन होता है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा वर्क डन जो है वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। आज आप देखते हैं वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है। देखो वर्क डन हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और वर्क हमारा डिपेंड किन किन चीजों पर कर रहा है, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, है ना। तो यार हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूला में जो ये हमारा एफ एस कॉस थीटा है ये हमारी वेक्टर फॉर्म है, और वेक्टर फॉर्म में हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हमेशा पॉजिटिव डालेंगे, हम सिर्फ एंगल डालेंगे, उसकी वजह से ही हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। हमें पता है कि जब भी कॉस थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, मतलब 90 से कम है, तो हमारा जो फोर्स की सॉरी कॉस थीटा की जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। तो यार जब भी अक्यूट एंगल पे हमारा फोर्स लग रहा होगा तो हमारा क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, यानी कि मेरा जो बॉडी है वो यहाँ पे एम मास की रखी हुई है, मैंने अक्यूट एंगल पे फोर्स लगाया, मेरी बॉडी डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में अक्यूट एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरा वर्क डन क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव होगा। और अगर हम और ऐसे समझे तो हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स का कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की तरफ, यानी कि जिधर फोर्स लग रहा है इस फोर्स का यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट होगा, एफ पैरेलल जिसे हम बोलेंगे, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है डी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, यानी कि क्या होगा हमारे क्या बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन के लिए, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स होगा उसका फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट ऐसा होगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा, इसीलिए हमारा वर्क डन क्या आया, पॉजिटिव। वर्क डन नेगेटिव कब होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है यार जब क्या हो जब बताओ, जब हमारा कॉस थीटा
ऑब्ट्यूस हो यानी कि ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। बट हम क्या बोलते हैं, जो हमारा एंगल होता है इस केस में वो 0 से लेके 180 तक ही होता है, तो हमें आगे का नहीं सोचना। जो हमारा एंगल होता है किसमें, नेगेटिव वर्क डन में, दैट इज ऑब्ट्यूस, ठीक है। 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव। इस केस में क्या देखूं, यहाँ देखूं, ये मेरा मास है m, मैं फोर्स की मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, इधर। अब मेरा फोर्स लग रहा है ऑब्ट्यूस एंगल में, ठीक है, कुछ यहाँ, ये एंगल जो थीटा है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि जो फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट है विच इज पैरेलल, दैट इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है इसका पैरेलल कंपोनेंट, इसीलिए जो हमारा वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हमारा ये बात ध्यान रखना कि क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट है ना। तुम यहाँ पे ऐसे बोलोगे कि यार कि फोर्स की डायरेक्शन तो पॉजिटिव, इसमें पैरेलल नहीं है यानी सेम लाइन में नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ फोर्स का जो वर्क डन का जो एक्चुअल फॉर्मूला उसमें क्या चाहिए होता है हमें, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स। अब अलॉन्ग दो तरीके से हो सकता है, या तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो, ठीक है, या तो दोनों पैरेलल हो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट इसके पैरेलल ही आ रहा है, इस केस में इसका फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट क्या आ रहा है, एंटी पैरेलल। अब जो मेन केस आता है वो फोर्स क्या बोलते हैं, वर्क डन 0 होने का आता है। देखो इसमें तीन केसेस बन सकते हैं, या तो हमारा फोर्स ही 0 हो, एफ बराबर 0 है, डिस्प्लेसमेंट ही ना हो 0 हो, बॉडी मेरी बहुत भारी है, बहुत भारी अलमारी में धक्का लगा जा रहा हूँ, लगाया जा रहा हूँ, लगाया जा रहा हूँ, या मैं वॉल है दरवाजे से पुश करते जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, मूवी नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट 0, और मुझे गर्मी लग गई, थक लग रही, मतलब बॉडी गर्म हो गई एकदम से। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि एनर्जी मेरी गई का, ठीक है। बट पहले यहाँ देखो कि वर्क डन 0 कब कब हो सकता है, या तो फोर्स 0 या तो डिस्प्लेसमेंट 0। तीसरा केस एक आता है कि थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाए, है ना, यानी कि मेरी बॉडी यहाँ है, मास m, ये डिस्प्लेस इधर हो रही है, लेकिन मेरा फोर्स क्या लग रहा है, दैट फोर्स इज अवर परपेंडिकुलर। ऐसा हमने कहाँ देखा है, ऐसा हमने वर्क डन 0 का केस देखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूसीएम में। यूसीएम में क्या होता है, मेरी बॉडी ऐसे मूव करती है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करती है, बट मेरा फोर्स किधर होता है, हमेशा किधर होता है, मेरा फोर्स हमेशा होता है अलोंग द सेंटर। और अगर मैं एक इंस्टेंट की बात करूं, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मेरी बॉडी भी मूव नहीं करी, मेरी बॉडी अभी यहीं पे, ठीक है, एट एन इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट में मेरी बॉडी उस वहां पे रुकी होगी ना, एक सेकंड के लिए, वहां पे क्या हो रहा होगा, मेरा वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो रहा होगा, 0। एक और चीज होती है यहाँ पे, अगर मेरा पूरा एक कंप्लीट सर्कल हो गया तभी भी मेरा वर्क डन फिजिकली 0 हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्यों, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस होकर दोबारा अपनी जगह पे आ गई ना, अब बॉडी दोबारा वहां पे आ गई तो वर्क डन क्या हो गया मेरा, 0। तो ये तीन केस थे वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होने के। और कुछ एक स्पेशल केस होगा तो मैं तो बताऊंगा, वरना फिर आगे बढ़ते हैं, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। देखो अब सीधे बढ़ते हैं वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पे, क्योंकि जो स्पेशल केसेस थे वो सर्कुलर मोशन वाला ही था, और एक कौन सा था, ये वाला था, वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा में अगर हमारा थीटा 0 के बराबर हो जाए, यानी कि फोर्स भी इधर लग रहा है बॉडी पे और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, एंगल दोनों के बीच में 0 हो गया, तो वर्क डन की फॉर्मूला क्या आता है, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये एक टुच्चा सा केस था, ये मेरे को तुम्हें क्या ही पढ़ाऊं, है ना, लेकिन फिर मैंने बता दिया। दूसरा स्पेशल केस एक था कि क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन में जब हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पूरा एक कंप्लीट सर्कल होता है तो वर्क डन क्या होता है, वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब हम सीधे आते हैं वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अब देखो हम सब बाहर इंसान है, ठीक है, बढ़िया, हम अर्थ पे रहते हैं, हमें ग्रेविटी लगती है। ग्रेविटी कितनी होती है, 9 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम 10 में मान लेते हैं क्वेश्चन में, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, जी। तो अगर मेरा एक बंदा है, मैं स्काई डाइविंग कर रहा हूँ एरोप्लेन से, मैं अभी अभी कूदा हूँ, है ना, एरोप्लेन मेरा है कितना है, 10,000, 5,000 मान लेते हैं, 5,000 फीट, या इसे अगर मैं मीटर में करूं तो अप्रोक्स 2,000 मीटर मान लो, ठीक है। 2,000 भी ज्यादा हो जाएगा, 2,000 से कम ही होगा, मैं 2,000 मीटर में मान लेता हूँ। ये मेरा नीचे ग्राउंड पड़ा हुआ है, ठीक है। न्यूमेरिकली अगर हम चीजों को सॉल्व करें ना यार, तो हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से होते हैं, रेदर देन कि हम सिर्फ क्या कर ले, वो डेरिवेशन रख ले। तो देखो मैं यहाँ से कूदा, मेरा पैरासूट काम नहीं कर रहा, मरने वाला हूँ मैं, हरे क्या होगा मेरा, है ना। अब एक रील भी आई थी मेरे पे, उस बंदे का बेचारे का पैराशूट ही फंस गया था, लेकिन उस पर एक बैकअप पैराशूट था तो वो बच गया। मेरे पे बैकअप भी नहीं है, मैं ऐसे ही गिर गया बिना पैराशूट के, मेरे को मरने का मन कर रहा था, मेरा आखिरी दिन था वो, ठीक है। अब मेरा मास है कुछ m, ठीक है, मास की वैल्यू भी दे देता हूँ, मेरा मास अभी 80 kg चल रहा है यार फिलहाल, और जी की वैल्यू हमने 10 ले रखी है, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, डिराइव करके एक जनरल फॉर्मुला निकालेंगे, फिर वैल्यूज कैंसिल निकाल लेंगे।
मेरे पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा क्या, एम जी। कितना फोर्स लग रहा होगा, एम जी। एम इज वट, मेरा मास, और जी इज वट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मैं नीचे कितना आ गया, 200 मीटर। अब देखो ग्रेविटी भी नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है नीचे, कितना, 200 नहीं 2000 मीटर हो रहा है यार, तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा है भाई, मर जाऊंगा। तो हमने यहाँ पे एक स्पेशल केस पढ़ा था जो मैंने तुम्हें अभी यहीं पे थोड़ी देर पहले दिखाया था, कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों पैरेलल हो जाए तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना है मेरा mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है मेरा, यहां से यहाँ कुछ मान लो हाइट है h, ठीक है, h मान लो हाइट, तो मेरा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया, mgh। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज डालूं तो मेरा मास है 80 किलो, हाइट है कितनी 2000 मीटर, और जी की वैल्यू क्या है 10, तो कितना हो गया 8 दूनी 16, और जीरो कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना हो गया ये 16 लाख। भाई 16 लाख जूल का वर्क कर देगा भाई, कितना सारा वर्क कर रही है ग्रेविटी, बताओ। फिर भी कभी रुकती नहीं है ना, नॉन स्टॉप पढ़ती, नॉन स्टॉप अपना काम करती रहती है। और तुमसे 2 घंटे कोई पढ़वा ले, क्या करोगे, नहीं पढ़ा जाना, हट। तो 16 लाख जूल हमारा वर्क डन करा ग्रेविटी ने, ठीक है। मुझे भी देख लो, मेरा गला खराब है, गला दर्द हो रहा है, फिर भी पढ़ा रहा हूँ, और तुम पढ़ नहीं सकते 2 घंटे आराम से कमरे में बैठ के। देखो अब यहाँ पे एक और चीज मैं तुमसे पूछता हूँ, कि अभी तो मैं स्काई डाइविंग करके कूदा, ठीक है, ये मेरा प्लेन था, मैं यहाँ से कूद गया, ठीक है, यहाँ से मैं कूद गया, मैं पागल था, ये मेरी 2000 मीटर है। अगर मेरी 2000 मीटर की यहाँ पे मैं लिफ्ट से आता, लिफ्ट, या मैं यहाँ सीढ़ियों से चढ़ के आता, चढ़ के थोड़ा उतर के आता, या वही केस, मेरे पास एक सेमी सर्कल है इतना बड़ा, मैं यहां से एक ट्रॉली में बैठता और फिर मैं स्लाइड करके आता, किस केस में मेरा वर्क डन ज्यादा होता, कम होता, क्या होता, ये सब मुझे बता दो। ये मुझे बताओ कि यार मैं या तो सीधे कूद जाऊं, मैं लिफ्ट से आऊं, मैं इससे आऊं, स्टेयरकेस इससे आऊं, या मैं ट्रॉली में, जो मेरा पहला सेमी सर्कल वाला केस था, उसमें स्लाइड करके आऊं। मेरा वर्क डन ज्यादा होगा, सब में अलग अलग वर्क डन होगा, या सब में सेम वर्क डन होगा, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। मेरा वर्क डन नहीं पूछ रहा हूं मैं, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा हूं। देखो ग्रेविटी सबको सेम भाव से खींचती है, ठीक है, सबको क्या मानती है, सबको अपना मानती है, ठीक है। सो ग्रेविटी सब पे mg फोर्स लगाएगी, मैं चाहे कहीं भी हूं, मेरे पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो क्या ही लगेगा, नीचे लगेगा, व्हाट इज दैट mg, नीचे लगेगा, व्हाट इज दैट mg, नीचे लगेगा, व्हाट इज दैट mg, नीचे लगेगा, व्हाट इज दैट mg। और फोर्स का फॉर्मूला हो, सॉरी फोर्स नहीं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो मेरा यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा, कुछ हाइट मान ली h। तो जब मैं प्लेन से कूद रहा हूँ तो मेरा फोर्स क्या है mg, और हाइट क्या है मेरी h, ठीक है, ये तो मैंने भी निकाला। अब जब मैं लिफ्ट से आ रहा हूँ तब देखो, लिफ्ट में भी मेरे पे क्या लग रहा है, mg लग रहा होगा ना, ग्रेविटी तो कभी नहीं छोड़ेगी मुझे, है ऐसा तो है नहीं कि बोलेगी चलो मुकुल सर आप लिफ्ट से आ रहे हो, आप तो बहुत अमीर आदमी हो, 2000 मीटर ऊंची लिफ्ट बना ली है ना, मुकेश अंबानी से भी बड़े अमीर हो तुम, तो मैं तुम पे एक्ट नहीं करती, मैं बोलती हूँ चलो तुम आराम से उड़ते उड़ते, ऐसे तो होगा नहीं। क्या होगा, फोर्स मेरे पे यहाँ पे भी mg लगेगा, है ना। तो मेरा जब फोर्स यहाँ पे भी mg लग रहा है, और मेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स अभी कितना होगा, h ही होगा, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, ग्रेविटी सीधे नीचे लगती है, और मैं सीधा नीचे कितना आ रहा हूँ, h। तो यहाँ पे भी मेरा वर्क डन कितना आएगा, mgh। अब स्टेयर केस में मैं थोड़ा गरीब हो गया यार, 2000 मीटर ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के आ रहा हूँ, मैंने तो वर्क डन बहुत सारा कर लिया, ठीक है। यहाँ मैं आ रहा था मस्त, हाथ में कुछ नहीं चला रहा था, आराम से उड़ते उड़ते आ रहा था। इस केस में मैं सिर्फ एक बटन दबा रहा था, नीचे आ जा रहा था, ठीक है। बट यहाँ मुझे खुद से मेहनत करनी पड़ रही है, बट मेरे को क्या चाहिए, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, खुद की मेहनत, तेल लेने, ठीक है। तो यहाँ भी मेरे पे ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे, और मेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग ग्रेविटी कितना होगा, सीढ़ियां भी तो 2000 मीटर ही ऊपर है, सबसे ऊंची वाली सीढ़ी कितनी होगी 2000 मीटर, ऊपर से नीचे कितना आया मैं 2000 मीटर, दैट इज व्हाट हाइट। तो यहाँ भी फोर्स मेरा mg है, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स इज h। इस केस को बताने की जरूरत है, इस केस को बताने की जरूरत है, बताओ, बता देते हैं। सेंटर है h की वैल्यू भी मेरी 2000 मीटर है, मैं सिर्फ h लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ट्रॉली मेरी यहाँ से डिस्प्लेस हुई, ठीक है, तो मेरा फोर्स किधर लग रहा है, नीचे अलोंग y एक्सिस के अलोंग। इसका y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ था ये, यहाँ से यहाँ आ गई, व्हाट इज दैट, रेडियस कितना है मेरा h। तो यहाँ भी फोर्स नीचे ही लग रहा है मेरा mg, और डिस्प्लेसमेंट इज h। तो क्या आ गई मेरी वैल्यू फोर्स की, सॉरी वर्क डन की, mgh। मैं वर्क डन और फोर्स को कंफ्यूजन की मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि रात के 1 बज रहा है, मुझे नींद आ रही। तो देखो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा हर केस में सेम रहेगा, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है कि तुम कभी किसी मेथड से आ रहे हो, किसी दूसरे मेथड से आ रहे हो, किसी मेथड से आओ तुम,
वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा, चाहे तुम स्काई डाइविंग करो, चाहे तुम लिफ्ट से आओ, चाहे तुम सीढ़ी से आओ, चाहे तुम स्लाइड करके ट्रॉली से आओ, चाहे तुम रोलर कोस्टर से आओ, किसी से भी आओ, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा। तो आई होप तुम्हें इतना समझ में आएगा, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्च्न क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, इसका डायग्राम बनाना है हमें, ठीक है। डायग्राम हमने बनाना है, मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा ताकि तुम्हें यार थ्योरी पढ़ के थोड़ा डायग्राम बनाना भी आ जाएगा। क्वेश्चन में तुम्हें डायग्राम ही दिया और डायग्राम बनाना ही नहीं आया, तुम्हें तो क्या करोगे, क्वेश्चन देखते रहोगे। आधा तुम्हें सब होगा, मेरी वीडियो देखने के बाद तुम्हें सब कुछ आ जाएगा, बट डायग्राम वो तो तुम्हारी खुद इंग्लिश की सेंस है ना, आईसीएसई वाले बच्चे हो तो तो बना ही लोगे। ये क्या बोल रहा है, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल अप अ मास ऑफ 2 kg बाय 5 मीटर ऑन एन इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री। मतलब इंक्लाइन मेरा 30 डिग्री का है, यहाँ पे मेरा मास m है 2 किलो का, ठीक है। इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, मेरा मास ऊपर पहुंच जा रहा है और मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 5 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब मुझे इसमें निकालना क्या है, मुझे निकालना है वर्क डन बाय एफ। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स के लिए, ठीक है। पहले एफ जो मेरा फोर्स है 15 न्यूटन का, उसके लिए निकाल रहा हूँ। वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, है ना, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स से करोगे ना तो थोड़ा ना अपनी उसमें रहोगे, इसमें कंफर्ट जोन में। कॉस थीटा कूस थीटा जब नहीं होगा इससे, तब हम उस पर जाएंगे। अभी मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स से होगा, हाँ होगा। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे यार, ठीक है। तो फोर्स मेरा किधर लग रहा है, 15 न्यूटन, 15 न्यूटन, सॉरी कैपिटल एन होता है ना न्यूटन, तो 15 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय कितना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 मीटर, तो क्या हो गया, इतना कितना हो गया ये 75 न्यूटन मीटर, नहीं जूल। न्यूटन मीटर तो ये डायमेंशनली आता है ना, वैसे नाम तो इसका हमने क्या दे रखा है, जूल, ताकि हम मोमेंट ऑफ फोर्स से क्या ना करें, कंफ्यूजन ना हो। तो मेरा पहले क्वेश्चन में तो आंसर आ गया 75 जूल, है ना। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो यहाँ भी हम वही लेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, अलोंग फोर्स, है ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो मेरा फोर्स किधर लग रहा है, mg का नीचे लग रहा है mg, और डिस्प्लेसमेंट मेरा किधर हो रहा है, ठीक है। अभी ये दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या है, एंटी पैरेलल, तो मेरा वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, वो मैं पहले ही बाहर लिख लेता हूँ। फोर्स मेरा mg लग रहा है, मास 2 किलो है, तो 2 इंटू 10, तो ये मेरा क्या लग रहा है, 2 इंटू 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 न्यूटन का मेरे पास फोर्स नीचे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, कितना हो रहा है, ये 15 है, ये एंगल 30 है। तो क्या मैं यहाँ साइन थीटा लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन 30 होता है मेरा, साइन 30 क्या होता है मेरा 1/2, 1/2 इज 15, 15 अपॉन हाइपोटेनियस इज, ओ सॉरी हाइपोटेनियस इज 15, सॉरी 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 सॉरी, क्या है मेरा, क्या बोलते हैं, ये मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज 15। तो मेरे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, 15/2, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, 15/2, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 15/2। तो 15/2 क्या होगा मेरा, 15/2 ही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि मेरी मास क्या हो रहा है, अभी मेरा नीचे जमीन पे पड़ा है, यहाँ पे, यहाँ से ऊपर गया, तो इतनी लेंथ तो ऊपर गया, कितनी लेंथ ऊपर गया, 15/2। तो मेरी फोर्स की वैल्यू क्या थी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 20, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा 15/2। अब मेरा डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स मेरे नीचे लग रहा है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरा वर्क डन नेगेटिव आएगा बाय डिफॉल्ट। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ से आंसर क्या आ गया, 150 जूल, है ना, न्यूटन मीटर नहीं जूल। तो मेरा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी आ गया, ओ शिट, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी निकालना था बस। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो मेरा क्या आ जाएगा, कितना, mg क्या होता है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन ही आ जाएगा, है ना, 20 न्यूटन ही आ जाएगा, 20 न्यूटन ही आ जाएगा। तो ये तो मेरा टिक इतना ही हो गया, ठीक है। ऐसी सिली मिस्टेक तुम मत कर देना, वो तो मुझे इस वर्क डन की जरूरत थी पार्ट 3 में, निकाल दे कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट में निकालना है मेरे को वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अभी जो मैंने वर्क डन निकाला है, ये बताओ मेरा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, बताओ, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी है। ये है वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटी, वर्क डन ग्रेविटी ने कितना करा, नेगेटिव में करा, बट जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो किसके लिए लगाया था, वर्क डन ग्रेविटी कितना कर रही है। अब मुझे अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी चाहिए तो हम उल्टा कर देंगे, ग्रेविटी नीचे लग रही है, अब मुझे इसके उल्टा उल्टा वर्क डन करना है, तो मेरा फोर्स ऊपर हो जाएगा। अब इस केस में क्या है, फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप। तो वो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव ऑफ 150 जूल, है ना। सिंपल 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 आंसर हमारा निकल गया। तो यहाँ तक हम क्या करते हैं, वर्क को अपना रैप अप करते हैं। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं अपने पावर और एनर्जी के ऊपर, ठीक है। पावर एनर्जी भी तो पढ़ना है, वर्क एनर्जी पावर तीनों चीजें पढ़नी है। चलो अब पढ़ते हैं पावर,
रेस्ट लेना है 2 मिनट का ले लो, बहुत थक गए होंगे, पढ़ा है तुमने अभी तक। मैं तो मुझे पता है अभी तक यहाँ पे 10% लोग भी यहाँ तक नहीं पहुंचे होंगे, बट स्टिल जो भी अगर पहुंचा है एक बंदा भी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे अच्छे से पढ़ाऊँ। तो प्लीज़ भाई 2 मिनट का रेस्ट ले ले, पानी पी ले, तब तक मैं अपने आगे की स्लाइड लिखता हूँ, मैं पावर की थ्योरी लिख लेता हूँ थोड़ी। तो यार भाई और बहनों, आपने जल पी लिया हो तो हम पावर स्टार्ट करें, करते हैं, चलो पावर स्टार्ट, ठीक है। अब पावर होता क्या है, पावर को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कौन कितनी तेज वर्क कर रहा है, कितने धीरे वर्क कर रहा है, वो उसकी पावर डिफाइन करता है। जनरली तो हम ये बोलते हैं कि ये बहुत पावरफुल है, जल्दी जल्दी काम कर लेगा, है ना। कोई भारी सामान घर में उठाना होता है, जल्दी फटाफट इधर से उधर करना होता है, तो लोग क्या बोलते हैं, यार छोटा भाई है उसमें ताकत कम है, उसे रहने दो, बड़ा भाई है ना, बड़े भाई में ताकत ज्यादा है, तो उसे बुला के लेके आओ। तो पावर को ऐसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स में भी कि पावर इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो काम जल्दी जल्दी कर रहा है मतलब उसमें पावर ज्यादा है, जो काम धीरे धीरे कर रहा है मतलब उसमें पावर क्या है, कम है। और मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, मेरे पावर ज्यादा है। तो ये तो होगी पावर की डेफिनेशन। यूनिट क्या होगी, देखो पी को हम डिफाइन करते हैं किसके, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की यूनिट सेकंड, तो जूल पर सेकंड इसको हम क्या बोलते हैं, वॉट, वॉट, है ना, होता है ना। लगे 440 वोल्ट छूना सा तेरा, 440 वोल्ट मतलब उस लड़की में बहुत पावर है, करंट लग जाता है सुल्तान को उसे छूने से। सुल्तान मूवी का ही था ना ये, मे बी। चलो अब यहाँ पे बात आती है कि पावर डिपेंड किस किस चीज पे कर रही है। पावर किसका फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो जिस पे वर्क डिपेंड कर रहा होगा उस पर पावर डिपेंड कर रही होगी, और टाइम पे भी कर रही है, ठीक है। तो पावर डिपेंड करती है मेरे फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अवर टाइम पे, ठीक है, इस पर पावर डिपेंड करती है। पावर की थोड़ी बहुत थ्योरी और एक न्यूमेरिकल अगर बाय चांस पूछ लिया तो पूछ लिया, वैसे ज्यादातर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पावर का एक अल्टरनेट फॉर्मूला है, ये भी ध्यान रख लो, इस पर अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, बट क्या पता, गॉड नोस, है ना। देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। देखो पावर होती है हमारी वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है मेरा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, एवरेज स्पीड, SAVG, है ना। तो मैं पावर को क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इनटू स्पीड, व्हाट इज दिस, एवरेज स्पीड, है ना। तो ये है हमारे पावर की चरम कुंडली पूरी। अब पावर पे न्यूमेरिकल करते हैं, फिर एनर्जी पे बढ़ते हैं, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बढ़ते हैं, और हमारा चैप्टर फिर खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। पावर तो हो गया, बस तो हो गया, ठीक है, एक न्यूमेरिकल करेंगे, खत्म। तो यार ये रहा मेरा क्वेश्चन पावर का, टफ है, पढ़ के देखते हैं एक बार। Calculate the power of an engine required to lift 10 to the power 5 kg of coal per hour from a mine 360 meter deep। पहली बार पढ़ने में क्वेश्चन तुम्हें लगेगा मुश्किल, शायद लग सकता है ना, अभी तुम भोले भाले बच्चों, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है। एक बार तुम इसका डायग्राम बना लो बस। हमारी एक कोयले की खान है, कितनी गहरी है वो, 360 मीटर, ठीक है। जो 360 मीटर डीप बता रहा है, ये हमारा क्या बता रहा है, वर्टिकली डीप कितनी है, ठीक है। 360 मीटर गहरी हमारी क्या है, गुफा बोल लो इसे, खदान बोल लो, कोयले की, कोयल माइन वही होती है, कोयले की खदान हिंदी में। 300 मीटर दूर है। यहाँ पे एक हमारा इंजन लगा रखा है, एक मशीन लगा रखी है, ठीक है, जिससे यहाँ से नीचे से हम क्या कर रहे हैं, कोल भर के ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है। हमें बताना है कि इस मशीन की पावर कितनी होगी अगर हमें 10 to the power 5 kg ऑफ कोल नीचे से ऊपर लेके आना है 1 घंटे में। तो देखो यहाँ पे डाल दो कितना कोल लाना है, हमें कितना कोल लाना है, 10 to the power 5 kg। इसका वर्क डन निकालो, क्योंकि पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो इसका वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लग रहा है इसमें, mg। 10 to the power 5 kg इसका क्या है, वेट, कितना वेट है, 10 to the power 5, और g की वैल्यू हमें 10 लेनी है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 10 to the power 5 into 10, दैट इज आवर फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है 360 मीटर, ठीक है, कितना हो रहा है, 360 मीटर, कितना हो रहा है, 360 मीटर, ठीक है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। देखो फोर्स भी ऊपर लगा रहे हैं ना, क्योंकि हमें पावर ऑफ इंजन निकालनी है। इंजन ऊपर फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही है, तो क्या सीन है इसका, आगे, हाँ। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या लगाना है, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, मैं 360 मीटर ऊपर लेके आ रहा हूँ, अपॉन टाइम। टाइम कितना दे रखा है हमें, पर आर मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में कितनी। अब यहाँ पे लोग कर देंगे 1, 1 घंटे की वैल्यू 1 डाल दी, बट नो बेबी, दैट्स रॉन्ग आंसर। जब हमने वर्क में सारी यूनिट एसआई में डाली, ठीक है, सारे चीजें हमने, फोर्स भी एसआई में डाला, न्यूटन में डाला, ठीक है, हमने 360 जो मीटर था उसे भी हमने किस में डाला, एसआई यूनिट दैट इज मीटर, उसमें डाला। तो हम टाइम को आर में क्यों डाले, टाइम के साथ वाई भेदभाव। सो हम टाइम को भी यहाँ पे किस में डालेंगे, एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट टाइम किसकी क्या होती है, सेकंड। तो 1 घंटे में
कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एक सेकंड एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो ऐसे कर लेंगे, देखो इस जीरो से इस जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, ये 6 से ये 36 कटा, ये 6 से जो यहाँ पे 6 बचा वो भी कट गया। आंसर क्या आया? 10 टू द पावर 5 वॉट। सिंपल सा आंसर आ गया यहाँ पे 10 टू द पावर 5 वॉट। अब यहाँ पे तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि यार फोर्स यहाँ पे जो हमारे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है उसी के बराबर क्यों हो रहा है? यहाँ पे तो क्या पता ये ज्यादा फोर्स लगा रहा हो ताकि जल्दी जल्दी ऊपर आ जाए चीजें, है ना? तो नहीं, ऐसा नहीं होता, या होता है जनरल केसेस में, बट हम ये नहीं मानते क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ वो फोर्स निकाल देंगे या उतना फोर्स लगाएंगे कि हमारा जो मास है वो सिर्फ बैलेंस हो जाए। ये नहीं हमें बहुत तेज ऊपर लाना है, बस ऊपर आ जाए जैसे तैसे करके, स्पीड बहुत धीरे हो जाए, ठीक है। इसको तुम ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे किसमें? जब हम आगे एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये मान लो कि जब भी हम मास को ऊपर लेके आते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू लेते हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू जिसपे हो जाए। मैक्सिमम तो इसकी पावर में चाहे कितनी भी कर लूँ पावर्स की, मेरे को क्या है, पावर ही तो बढ़ानी है, ज्यादा पैसे खर्च कर लूंगा मैं, बट मुझे क्या चाहिए होता है? मिनिमम पावर में कितनी रखूं मशीन की, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा पावर ऑफ इंजन रिक्वायर्ड, मिनिमम लिख लो, मिनिमम पावर ऑफ इंजन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में तुम्हारी सेलिना में नहीं दे रखा है ऐसा, बट होता है ऐसा, ठीक है। जैसे हम आगे बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे ना, तो जहाँ पे ऐसे आंसर्स आ सकते हैं जिनकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं है, वहां पे हमें मिनिमम वैल्यू देनी होती है। तो सिंपल ये था पावर। अब बढ़ते हैं एनर्जी की ओर, और मेरी भी सांस फूटे, मैं पानी पीता हूँ। अब चलो बढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब क्या है? जिस बॉडी में एनर्जी है वो चीज वर्क कर पाएगी, जिस पे एनर्जी नहीं है वो वर्क नहीं कर पाएगी। यूनिट इसकी भी होती है जूल। तो यार यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है, क्या एनर्जी और वर्क के बीच में कोई रिलेशन है, या एनर्जी ही वर्क है ना? क्योंकि एनर्जी है तो हम वर्क कर रहे हैं, एनर्जी नहीं है तो हम वर्क नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो मतलब एनर्जी ही वर्क होनी चाहिए ना एक चीज में, मतलब इक्विवेलेंट मान लो तुम, एनर्जी वर्क की इक्विवेलेंट हो सकती है, क्योंकि है तो हो रहा है काम, नहीं है तो नहीं हो रहा है काम। यही चीज को हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम और अच्छे से एक्सप्लेन करता है, बट मैंने तो दिमाग में थोड़ा हिंट डाल दिया ना, थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सेप्ट डालना चाहिए दिमाग में, ऐसे एकदम से नहीं घुसाना चाहिए, कुछ भी बोल दिया तो हो गया, है ना। अब मैं आगे आके तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाता, बोल देता ऐसा ही होता है। कहाँ से तुम्हें हिंट मिला वो तो पता होना चाहिए। यहाँ से हिंट मिला कि एनर्जी को हम डिफाइन कर रहे हैं कि एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी नहीं है तो हम वर्क नहीं कर पा रहे, तो एनर्जी और वर्क के बीच में रिलेशन तो होना चाहिए, क्योंकि यूनिट भी दोनों की सेम है, एनर्जी की यूनिट भी जूल है ना। न्यूटन मीटर और हमारी क्या बोलता है वर्क डन की यूनिट अलग हमने इसलिए तो करी क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। अगर रिश्ता होता तो दोनों की यूनिट न्यूटन मीटर कर लेते। वर्क और एनर्जी के बीच में रिश्ता है, इसलिए दोनों की यूनिट हमने क्या कर दी? जूल। तो ये था हमारा किसके बारे में? एनर्जी के बारे में। अब एनर्जी, पावर और वर्क में डिफरेंसेस जो है वो मैं तुम्हारे स्क्रीन के आगे लगा दूंगा, ठीक है। वो थ्योरी है यार, मैं तुम्हें 10 मिनट और पढ़ा दूंगा, कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। तुम्हें खुद से पढ़ने में 2 मिनट लगेंगे, मैं तुम्हें 10 मिनट चिपता रहूंगा यहाँ पे, ठीक है। इससे बड़े से तुम खुद पढ़ो, और हम आगे बढ़ते हैं एनर्जी की फॉर्म्स के बारे में पढ़ना। और एनर्जी फॉर्म्स के बारे में बता दूं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बहुत एनर्जी होती है, कोई काम की नहीं है, ठीक है। जो काम की है मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। चलो तो पढ़ते हैं अब आगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो यार जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो बॉडी के मैकेनिकल जो उसकी स्टेट होती है उसकी वजह से होती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी भी 2 तरीके से हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो बॉडी की पोजीशन के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। किसी भी फील्ड में, वो ग्रेविटेशनल फील्ड में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो सकती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी तुम आगे पढ़ लोगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। यहाँ पे हम अभी सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे मैं जीपी बोल रहा हूँ, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी तो हमने 9th में भी सुना हुआ है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो हमारे स्टेट ऑफ मोशन से आती है, मतलब हमारी बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में। अगर बॉडी रेस्ट में तो काइनेटिक एनर्जी 0, और अगर मोशन में तो कुछ ना कुछ में काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी भी 2 तरीके से हो सकती है, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल मतलब जब हमारी बॉडी एक लीनियर मोशन कर रही है, यानी कि स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, जैसे भी चल रही है, ठीक है। और रोटेशन मोशन में क्या, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? बॉडी हमारी रोटेट कर रही होगी, ठीक है, किसी एक एक्सिस पे। तो ये था बेसिक हमारा क्या, एनर्जी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। वही मैं तुम्हें जो अभी हिंट दिया था ना कि एनर्जी और वर्क में क्या रिलेशनशिप है, वो उसी में तुम्हें क्या होगा, कवर हो जाएगा। देखो अब हमने पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी हमें इतना तो पता है, उसका फॉर्मूला 12mv² आता है, 12mv²। बट ये फॉर्मूला आता कहाँ से और काइनेटिक एनर्जी बेसिक होती क्या है वो हमें पढ़ते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी हम डिफाइन कैसे करते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क बॉडी इज कैपेबल टू डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी कि एक बॉडी कितना काम कर सकती है रेस्ट में आने से पहले,
वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी क्या थी हमारी, एनर्जी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क की तो थी किसी बॉडी के, तो जितना काम हमारी बॉडी कर सकती है रेस्ट में आने से पहले वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है किसकी वजह से, मोशन की वजह से। तो मोशन खत्म, काइनेटिक एनर्जी जीरो। और कितना मोशन वो पूरा कर रही है, कितना वर्क डन कर रही है वो पूरी प्रोसेस में, वो होगा हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी। देखो सपोज हमारी कोई मास यहाँ पे m है, m मास का ब्लॉक हमने रखा हुआ है, वो आगे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। सो उसमें वर्क डन कितना कर लेगा वो रेस्ट से। देखो यहाँ से स्टार्ट करा v वेलोसिटी से, यहाँ पे आगे कुछ m वेलोसिटी इसकी हो गई जीरो, है ना, वेलोसिटी जीरो हो गई क्योंकि रेस्ट पे आ चुका है। यहाँ से यहाँ आने में उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट करा होगा s, ठीक है। अब अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमें ये s की जरूरत है, ये f की जरूरत है, हमें f भी नहीं पता f कितना है, हमें बस इतना पता है कि फोर्स हमारा पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होगा तभी बॉडी रुक रही है ना। अगर आगे की तरफ फोर्स लगा देंगे तो बॉडी तो और तेज चल जाएगी, फोर्स कुछ पीछे की तरफ होगा, ठीक है। सो हमें यहाँ पे s भी चाहिए और f भी चाहिए। हमें ये पता है f बराबर ma होता है, ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमें पता है। और हमें ये भी पता है इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है कि v बराबर u प्लस at ये होता है, ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s और s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हमें s चाहिए तो ये इक्वेशन तो हम यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि इस इक्वेशन में s है नहीं, सिर्फ ये दो ऑप्शन बचे हैं। इन दो ऑप्शन में भी हम सेकंड वाला ऑप्शन जो ये है ये वाला चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें टाइम भी आ रहा है और टाइम हमारे पास कोई वेरिएबल है ही नहीं। जब हम फोर्स को भी वो कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, m इंटू ए लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा मास और एक्सेलरेशन आ रहा है। मास हमें पता है, एक्सेलरेशन को हम देख लेंगे, कर लेंगे उसको कुछ ना कुछ। बट इस इक्वेशन में क्या है, a भी है टाइम भी है, दोनों वेरिएबल है, ठीक है। तो इस केस में हमें इक्वेशन ज्यादा बनेंगे, हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे इजीली, ठीक है। तो हम ये वाले इक्वेशन यूज करते हैं, कौन सी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो इसमें v की वैल्यू डालो, फाइनल वेलोसिटी होती है v, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, जीरो का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है u, u क्या है यहाँ पे v के बराबर है ना, इनिशियल वेलोसिटी अपने बोल रखा है कि बॉडी की v है, तो जीरो स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर 2। a हमें पता नहीं है कितना होगा, तो a को हम a ले लेंगे, बट हमें इतना पता है फोर्स पीछे लग रहा है तो a नेगेटिव होगा। क्यों? मोशन आगे हो रहा है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो वो क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। सो a की जगह माइनस a लिख लेंगे और s तो हमें निकालना है। यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर बाय 2a, है ना। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो s की वैल्यू वी स्क्वायर बाय 2a आ गई। अब बस ये फॉर्मूला हम फोर्स में, मतलब सॉरी, वर्क डन वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है ma इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, वी स्क्वायर बाय 2a। a से a कट गया, आंसर क्या आ गया, mv स्क्वायर बाय 2, है ना, क्या गया, mv स्क्वायर बाय 2। इसमें हमें मास भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है और 2 तो कांस्टेंट है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी यही होगी, वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इन लिफ्टिंग अ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड टू सम सर्टेन हाइट, है ना, ऐसी होती है। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी हम वर्क डन के टर्म्स में ही डिफाइन करते हैं। तो आ जाओ देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि हम कितना काम कर रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी एक बॉडी को ग्राउंड से उठा के ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा जमीन में पड़ा हुआ, मैं उसे नीचे से उठा के ऊपर लेके चले गया, तो मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना काम करा, वो होगा हमारा क्या, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो सपोज मेरा m मास का ऑब्जेक्ट जमीन में पड़ा हुआ था, है ना, बॉल ही पड़ी हुई थी नीचे, मैंने उसे ऊपर लेके चले गया, है ना, कितनी हाइट, कुछ हाइट h। तो मैंने वर्क डन कितना करा, यहाँ पे एक चीज है नोट करने के लिए कि अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे mg, तो मुझे वर्क डन किधर करना है, ऊपर, तो मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो ऊपर लगाऊंगा, ठीक है। अब वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, F इंटू एस, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता चल गया h के बराबर है, ठीक है, F मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज h, जितना हाइट ऊपर लेके आया। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, mg होगी, mg से ज्यादा होगी, mg से कम होगी। देखो mg से कम हो गई तो ये ब्लॉक को तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, है ना, जितना फोर्स में लगा रहा हूँ उससे ज्यादा ग्रेविटी से नीचे खींच रही है, तो भाई ग्रेविटी ताकतवर है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। मेरा फोर्स अगर mg से ज्यादा हो गया तब क्या होगा, ये बॉडी ऊपर तो मूव करेगी पर इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो जो मेरा वर्क डन है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में नहीं जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी में भी जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में जाएगा। मतलब मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, जितनी मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए उससे ज्यादा आएगी वो, है ना, क्योंकि जब तक ये मास ऊपर पहुंचेगा इस पे कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो वर्क डन किसमें, दोनों में डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा, है ना, या जो भी उसका हिसाब होगा, आधा आधा, एग्जैक्ट आधा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं mg के बराबर ही फोर्स ले लूंगा। यार अब तुम बोलोगे कि फोर्स अगर मैंने mg के बराबर ले लिया
तो इसमें क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, नीचे ये रेस्ट पे थी तो ये रेस्ट से तो मूव करेगी नहीं, है ना, रेस्ट पे थी तो ये रुकी भी रहेगी। तो यार मैं यहाँ पे मानता हूँ कि मैंने फोर्स F लगाया है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो मेरी बॉडी है उसको मैं इतनी स्लो स्पीड में लेके जाऊं, इतनी स्लो स्पीड में लेके जाऊं, इमेजिनरी स्लो स्पीड में लेके जाऊंगा उसे, कि भाई मेरी बॉडी पे काइनेटिक एनर्जी आए ही ना, वेलोसिटी से मिले ही ना। जितना भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ सारा वर्क डन क्या हो, सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में जाए, काइनेटिक एनर्जी आए ना, जीरो की स्पीड से बॉडी मास को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये हमारा अजम्पशन होता है। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg के। तो आंसर क्या हो गया, mgh, ma कहाँ से लिया है मैं, mgh, ठीक है। सो ऐसे करके हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, बहुत आसान है। अब जहां से क्वेश्चन आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पढ़ने के लिए, और दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, वो भी तुम्हें समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम को और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं, कंबाइन करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो चलो आ जाओ देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है हमारा। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन जो होगा सारे फोर्सेस का, किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरी मास m का ब्लॉक है, इसमें ये फोर्स भी लग सकता है F1 F2 और पीछे F3। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी, यानी कि इसका जितना भी टोटल नेट वर्क डन कर रहे होंगे, दैट विल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन के काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, है। But that work done will be equal to change in kinetic energy of the body। यहाँ अगर हम देखें कि F3 से हमने सपोज 200 जूल वर्क कर रखा, F1 ने करा हुआ 300 जूल और F2 ने भी करा हुआ है मेरा 300 जूल वर्क, ठीक है, मान लो। और ये मेरी बॉडी मूव होगी कुछ यहाँ पे m आ गई, मुझे इसने पूछा हुआ यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, कैसे निकालोगे। देखो हमें पता है वर्क डन बराबर होता है डेल्टा के ई, ठीक है। वर्क डन टोटल कितना बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ टोटल वर्क डन कितना होगा पहले वो देख लेते हैं। F1 कितना कर रहा है, 300 जूल, कैसे डायरेक्शन में, पॉजिटिव या नेगेटिव, F1 की तरह पॉजिटिव, क्योंकि मैंने बॉडी यहाँ मूव करी और F1 भी मेरा इधर ही लग रहा है, तो F1 का जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, है ना। 300 जूल इसका हॉरिजॉन्टल वर्क है ना, क्योंकि जो F1 है इसका कंपोनेंट इधर भी होगा, है ना। और जो ये वर्क डन कर रहा होगा वो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल ही होगा, क्योंकि वर्टिकली तो ये मास है मूव नहीं कर रहा। तो ये 300 जूल वर्क है बाय डिफॉल्ट, तो मान लो कि इस डायरेक्शन में जो मोशन हो रही है उसी की वजह से, क्योंकि हाइट में कुछ चीज नहीं आ रहा, ठीक है। तो 300 जूल पॉजिटिव इसने करा हुआ, 300 जूल इसने किधर करा हुआ, इसने पॉजिटिव, इधर फोर्स है इधर ही मोशन हो रहा है, तो 300 जूल इसका भी होगा, प्लस ये कितना है 200 जूल, किस डायरेक्शन में, पीछे लग रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी पैरेलल। तो जब भी एंटी पैरेलल डायरेक्शन होती है तो वर्क डन होता है हमारा नेगेटिव। तो ये जो हमारा वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू -200 जूल। तो टोटल कितना आ गया, 300 + 300 600 -200 400 जूल। अब ये बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के ई एफ माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर 400 जूल, है ना। और मैं ये मान रहा हूँ कि अभी मेरी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। बराबर किसके आ जाएगा, 400 जूल। अब 2 उधर गया, v² की वैल्यू क्या आ गई, 800/m। अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पे ले लूं, m बराबर मैं ले लूं अगर सपोज 8 kg मैंने m ले लिया, तो m की जगह 8 आ गया, 800/8 इज 100। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी √100 दैट इज 10, एंड वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, है ना। देखो यहाँ मैं तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम को पोटेंशियल एनर्जी में लगा देते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि मास m है, इसे हम यहाँ से ऊपर लेके गए m, कुछ हाइट h। तो यहाँ वो क्या करते हैं, वर्क डन बराबर होगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। वो यहाँ क्या मानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोल रहा है वो, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आती है, के ई प्लस पी ई। और वो ये मानते हैं कि यार यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 है और ऊपर भी काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि हम बहुत स्लो लेके गए। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हट जाता है, यहाँ सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। फिर वो वर्क एनर्जी होता है कैसे लगाते हैं, वर्क डन बराबर कितना,
पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इनिशियल तो ये ग्राउंड में है तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जीरो हो जाएगी, यहाँ से हटा देते हैं। वर्क डन कितना हो जाता है, नीचे फोर्स लग रहा है mg, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, तो हमने ऊपर फोर्स लगा रखा है f mg के बराबर है ना, ऊपर उठाने के लिए ऊपर फोर्स लगा रखा है f mg के बराबर, तो फोर्स कितना हो जाएगा mg, और कितने डिस्प्लेसमेंट हुआ हाइट h, तो mgh बराबर वो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कर देते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये सब कबाड़ है भाई। क्यों? क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम सिर्फ एक जो तुमने F लगाया mg के बराबर mg के बराबर, सिर्फ उसको देख रहे हो, इस mg को भी देखो। अगर हम इस mg को देखें तब क्या बात होगी आगे वो देखते हैं, लाइट चलेगी बट वील स्टिल स्टडी, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या लगाना था, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लगाना था वर्क डन टोटल। अब F का वर्क डन कितना है, F ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, ठीक है, पॉजिटिव कितना mgh, ठीक है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या है mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है h, तो वर्क डन बाय F इज दैट mgh। अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो देखो ग्रेविटी नीचे लग रही है पर मेरी बॉडी डिस्प्लेस ऊपर हो रही है, तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा नेगेटिव, और नेगेटिव में भी कितना होगा, ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है mg माइनस mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ऊपर h, दैट इज दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो मेरी जीरो है, तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी फाइनल मेरा बच जाएगा, इनिशियल वाला तो जीरो हट ही जाएगा। तो पॉजिटिव mgh माइनस mgh कितना हो जाएगा जीरो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आ गया जीरो। ऐसा लगता है वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा काम करता है काइनेटिक एनर्जी पे, और ये जो तुम काम कर रहे हो ना, दिस इज समवट सिमिलर टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलो एक कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हारा क्लियर करा है, अब हम आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, इसको मैं बोलता हूँ बुलेट प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, एक बंदा होता है, वो दीवार पे, पेड़ पे, कहीं पे गोली चलाएगा, तुमसे ये पूछ लिया जाएगा कि गोली कितनी डीप जाएगी उस दीवार में या उस ट्री में, तो कितनी डीप हमारी गोली घुसेगी इस पेड़ के अंदर वो हमें बताना है। हम मान रहे हैं कि हमारा जो पेड़ है फिलहाल के लिए वो इनफाइनाइट थिकनेस का है, मतलब बहुत ही ज्यादा मोटा, बहुत ज्यादा है, 1000-2000 किलोमीटर मोटा है ना, ऐसा होता नहीं है लाइफ में, उन्होंने मान रखा है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, उसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि किसकी बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की। वेलोसिटी दे दी, काइनेटिक एनर्जी है, इसमें घुसने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म, क्योंकि बुलेट रुक जाएगी। और हमें ये बताना है कि कितना डिस्टेंस वो मूव करी। फोर्स पता है हमें, रेजिस्टिव फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का रेजिस्टिव फोर्स है, तो मुझे फोर्स भी पता है, ठीक है। वर्क का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा F इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं पता, फोर्स मुझे पता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, नेट वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, Fs किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है क्योंकि इसका मुझे मास भी पता है, इसकी मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो मैं यहाँ ला दूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब बुलेट मेरी यहाँ पे आएगी तो इसमें एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा 10 न्यूटन का। और एक बात ध्यान रखना कि कभी भी फ्रिक्शन बोल दे या रेजिस्टिव फोर्स बोल दे, कभी भी, चाहे तुम वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी तुम्हारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अगेंस्ट काम करता है। फ्रिक्शन क्या है, मोशन का दुश्मन है, तो जितना मोशन हो रहा होगा उसके अगेंस्ट हमारा फ्रिक्शन हमेशा काम करेगा। तो इसका वर्क डन नेगेटिव ही होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स उधर लग रहा है 10 न्यूटन का, मेरी बुलेट आगे मूव कर रही है अभी भी, यहाँ पे आगे को जिसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अभी हम ये मान रहे हैं कि हवा का एयर रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसकी गोली इसकी क्या बोलते हैं मजल से निकली, और यहाँ भी 200 मीटर पर सेकंड से ही पहुंची, हवा में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हमने मान लिया, ठीक है। सो हम अगर यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए, WET लगाए, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन टोटल बराबर डेल्टा के ई। अब इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइनल कितनी है, जीरो, माइनस इनिशियल कितनी है, हाफ, एम की वैल्यू कितनी है, 50 ग्राम। 50 ग्राम को हम किलोग्राम में करते हैं तो 51,000 इंटू वी स्क्वायर, मतलब 200 का स्क्वायर, 200 इंटू 200, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मास को किलोग्राम में इसलिए लिया क्योंकि मैं सारी यूनिट SI यूनिट में ले रहा हूँ, तो मास को भी मैं क्या लूंगा, SI यूनिट में ही लूंगा, ठीक है। अब मुझे मैंने काइनेटिक एनर्जी तो निकाल ली कितनी है, मुझे वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, 10 न्यूटन की फोर्स का ही होगा, तो फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वही तो मुझे निकालना है, कितने डीपीए गई, जितने डीपीए जाएगी उतना ही तो डिस्प्लेस करिए ट्री के अंदर, तो जो डेप्थ होगी डी, उसे मैंने मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ क्या सीन है, वर्क डन मेरा पीछे हो रहा है, मतलब फोर्स रेजिस्टिव फोर्स में पीछे लग रहा है, ठीक है, बुलेट आगे मूव कर रही है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये जीरो हटा दो यहाँ से, इस नेगेटिव से हट गया, डी की वैल्यू क्या आ गई, 50 मल्टीप्लाई बाय 200 इंटू 200 अपॉन 1000
इंटू 2 इंटू 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 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 2 से ये 2 कट गया, तो 50 इंटू 2 कितना आ गया 100 मीटर। तो 100 मीटर चौड़ा हमारा पेड़ होना चाहिए, 100 मीटर थिकनेस का पेड़ होना चाहिए अगर इस बुलेट को पेड़ के अंदर रोकना है। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, वो तुम प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, अगर ये जो मेरा पेड़ है ये 2 मीटर का होगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी बाहर निकलने की वो कितनी होगी। ये मैंने क्या करा रखा है, सॉल्व करा रखा है तुम्हें। कहाँ पे, मैंने एक लेक्चर अपलोड करा था अभी जिसमें मैंने वर्क इंजीनियरिंग थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्पेशली पढ़ाई थी। वहां मैंने ये क्या बोलते हैं, ये टॉपिक पढ़ा रखा है, तुम वहां से पढ़ सकते हो। चलो, तो ये हो गई हमारी बात वर्क एनर्जी थ्योरम की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। देखो, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ये एक बहुत ही सिंपल और एक्यूरेट, एक बहुत इफेक्टिव चीज बोलता है। क्या बोलता है ये कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम कभी बना नहीं सकते, ना हम उससे कभी उसे नष्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से, जैसे इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक, ये सब हम कर सकते हैं। बट हम उसे बना नहीं सकते और ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यूनिवर्स की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, ये हमें बोलता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है, टोटल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल, है ना। टोटल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल दोनों ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमने से वही पढ़ा है। तो पोटेंशियल इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना। ये हम क्या करेंगे, इस चीज का यूज करके हम अपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है ना, लाइट आगे जैसे। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज कर सकते हो, क्योंकि स्टेटमेंट तो बस इतनी ही है ना, एनर्जी कभी बन नहीं सकती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। एक्चुअल काम क्या है, एक्चुअल काम तो ये है कि तुम उसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे। तो आ जाओ, एक बोर्ड्स का अभी ताज़ा 2024 का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था वो, उसमें फ्रिक्शन पूछा गया था, फ्रिक्शन भी दे रखा था उसमें। रिचा नाम की लड़की थी, वो स्केट बोर्डिंग कर रही थी, बाकी अभी तो मैं कहानी बताता हूँ आगे उस लड़की की। देखो, ये सवाल है 2025 में आया था, एग्जैक्ट सेम टू सेम। रिचा एक नाम की लड़की है, स्केट बोर्डिंग कर रही है, ऊपर से आई नीचे, नीचे से गई ऊपर, है ना। अब हमें ये बताना है कि रिचा की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पॉइंट पी पे, ठीक है। रिचा पहले तो लड़की, तो उसकी चुटियां बना देते हैं, है ना, चुटियां बना देते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखो नीचे आई, कितने खुश हो गए, स्केट बोर्ड ऐसे ऊपर आ गई, मैंने कर दिया, ऊपर से आ गई मैं नीचे, है ना। तो बताना है यहाँ पे उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है। हमें मास पता है, रिचा का 40 किलो की लड़की है, बताओ 40 किलो की लड़की स्केट बोर्डिंग कर रही है, तुम्हें नहीं आती। और ये भी दे रखा है इसकी वेलोसिटी की, यहाँ पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर के। तो लगा लो वैल्यू सारी, वैल्यू उठानी है। मास कितना 40/2 इंटू वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड है ना। हाँ, तो 10 इंटू 10 तो कितना हो गया ये 400, 4000, 4000/2 2000 जूल इज द व्हाट, 2000 joule is the kinetic energy of Richa when she is reaching point Q। अब हमें बताना है हाइट ऑफ पॉइंट P। यहाँ हम यूज करेंगे अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो टोटल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। फाइनल हमें पता है, यहाँ पे ये फाइनल स्टेट है, Q हमारी फाइनल स्टेट है। यहाँ हमें पता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2000 जूल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी 2000 जूल, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, क्योंकि ग्राउंड पे आ गए। अब अगर इनिशियल केस की बात करो तो यहाँ पे तो मेरी रिचा किस पे, रेस्ट पे, है ना। अब अगर रिचा रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी तो रिचा की 0 होगी, क्यों, क्योंकि मूव ही नहीं कर रही, काइनेटिक एनर्जी तो मोशन की वजह से होती है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, क्योंकि ये जमीन से कुछ हाइट h पे चढ़ी हुई है और हमें यही हाइट बतानी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh। तो mgh मेरा हो गया 2000 जूल के बराबर। m की वैल्यू कितनी है 40, g की वैल्यू कितनी है 10, h की वैल्यू कितनी है पता नहीं, निकालनी है, बराबर 2000 जूल। सॉरी, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कट गया, h की वैल्यू कितनी आ गई 20/4, दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर। भाई ये 5 मीटर से स्केट बोर्डिंग करके नीचे बस, और उसमें कुछ हो गई, स्केट बोर्ड सर पे रख दिया, नाइस। अगर 100 मीटर से करते थे रेड बुल वाले करा दे, अब तो पता नहीं क्या धरती फाड़ देती है। चलो देखो, अब ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये थोड़ा वैसा है कि जो समझने वाला बंदा है ना सिर्फ उसके आंसर आएंगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट R इफ फ्रिक्शनल लॉस फ्रॉम Q to R इज 500 जूल। देखो Q पे हमें पता था काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, Q पे काइनेटिक एनर्जी हमने भी निकाली थी कितनी 2000 जूल, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पॉइंट Q से R हमारी रिचा स्केट बोर्डिंग करने पे गई,
लेकिन उसने 500 जूल क्या कर दिया, फ्रिक्शनल लॉस कर दिया। अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल। इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी में कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी के बराबर होगी। तो टोटल एनर्जी इनिशियल है 2000 जूल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल। फाइनल टोटल एनर्जी कितनी, mgh, मास कितना है 40 इंटू हाइट कितनी है 3 मीटर, और g की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है। प्लस यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, और वही हमें निकालनी है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल लॉस हो रहा है रास्ते में जाने में। जब रिचा यहाँ से यहाँ जा रही है तो वो कुछ खर्च कर रही है एनर्जी, है ना। ऐसे ही है, सपोज तुम सपोज गए उसमें ट्रिप के लिए गए, तुम 10,000 रुपए लेके, वैसे तुम अभी बच्चे हो लेकिन चलो 10,000 नहीं लेके गए, मम्मी ने तुम्हें 1,000 रुपए दिए स्कूल ट्रिप पे जाने के लिए, ठीक है। तुम रास्ते से जा रहे हो किसी ट्रिप पॉइंट ए पे, ठीक है, स्कूल से निकले, कहीं तुम्हें जाना है। अब तुम्हें जो करना है, वहां का जो पास है वही 1,000 रुपए है, उस पास के मम्मी ने तुम्हें 1,000 रुपए दे रखे हैं, ठीक है, कि रख बेटा, पास से पास ले लियो, कोई पार्क है, वाटर पार्क है, कुछ भी। तुम जब रास्ते से जा रहे हो, तुम्हें कभी आइसक्रीम वाला दिख रहा है, कभी तुम्हें चॉकलेट वाला दिख रहा है, कभी तुम्हें पराठे की दुकान दिख रही है, कुछ दिख रही है, तो तुम्हें क्या मन कर रहा है, यार खा लेता हूँ। तो तुमने क्या करा, 1,000 रुपए में से सपोज 200 रुपए तुम घर से निकले, अपने 1,000 रुपए लेके, 1,000 रुपए तुमने लिए, जो रास्ता था वहां पे तुमने 200 रुपए खर्च कर दिए, रुपीज खर्च कर दिए। यहाँ पे कितने बचे तुम्हारे पास, फिर 1,000 माइनस 200, 800, सिंपल मैथ्स है। अब यही चीज है एनर्जी के साथ भी हो रही है। एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, 2,000 जूल तो मैं स्टार्टिंग में लेके चल रहा हूँ, बट 500 जूल मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिए। तो मेरे पे जो फाइनल बचेगी, जो हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, जो यहाँ पे फाइनल हमारी आ रही है ना, ये इतनी नहीं होगी, इससे कुछ कम होगी। वो हम किससे माइनस करेंगे, इनिशियल से। क्यों, क्योंकि इनिशियली तो बता रही है हमारे टोटल एनर्जी कितनी थी जिसमें हमने खर्च करा, यही तो है हमारे पास 1,000 रुपए इनिशियल थे ना, इनिशियली 1,000 रुपए मेरे पे थे जिससे मैंने खर्च करा। तो यहाँ पे जो मेरे पास 800 बचे, तो उसके लिए क्या करा मैंने, 200 रुपए मैंने खर्च करा, तो 1,000 में माइनस करे ना, तो जो 500 जूल है ये 2,000 से पैसा माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये कंज्यूमेबल एनर्जी नहीं है हमारी, ये एनर्जी हमने कंज्यूम नहीं करी किसी भी काम के लिए, ये हमने क्या करी, बर्बाद कर दी, हमने खर्च कर दी। तो यहाँ पे जो इनिशियल है इसमें से माइनस 500 जूल भी होगा। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तुम स्ट्रेट नहीं लगा सकते हो, तुम्हें ये फ्रिक्शन के केस में ऐसे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इतना हो जाएगा, सॉरी 1500 बराबर 40 इंटू 3 इंटू 10 प्लस के ई फाइनल। तो 4 इज 12, 1500 माइनस 1200 बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1500 माइनस 1200, 300 जूल, ठीक है। 300 जूल काइनेटिक एनर्जी भाई के पास हमारी क्या करेगी, बचेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गई, ठीक है, और हमारे पास एनर्जी लॉस भी हुआ। सो इसीलिए जितनी भी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो जो बची भी रहेगी, दैट विल बी इक्वल टू अवर व्हाट, 300 जूल।